नमस्कार मित्रों, आइए शुरू करते हैं अपना मनोविज्ञान का अगला टॉपिक जो है विकास के सिद्धांत। विकास किसे कहते हैं, अभिवृद्धि किसे कहते हैं और विकास अभिवृद्धि में क्या अंतर है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि विकास के सिद्धांत आपको तभी समझ में आएंगे जब आप अभिवृद्धि तथा विकास को समझ लेंगे, उनके डिफरेंस को समझ लेंगे, तब आपको इन सिद्धांतों का महत्व समझ में आएगा। तो आज का हमारा जो विषय है वो है विकास के सिद्धांत। मनोविज्ञान का एक टॉपिक है और आपके यूपी टेट, सी टेट सभी में और सुपर टेट इन सभी में ये टॉपिक है और इससे प्रश्न भी बनते हैं, इसलिए इसे समझना बहुत ही आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विकास के सिद्धांत, ठीक है। ये क्या हुआ, गैरिसन महोदय एक थे, गैरिसन मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, जैसे कि बालक शैशवावस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है, उसके व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। तो ये परिवर्तन जो होता है एक निश्चित सिद्धांतों के तहत होता है। ये कौन बता रहा है? ये गैरिसन महोदय बता रहे हैं कि बालक जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अंतर्गत होते हैं। वही सिद्धांत कौन से सिद्धांत हैं? जो ये विकास के सिद्धांत हैं, ठीक। ये निश्चित सिद्धांतों के अंतर्गत होते हैं, जो किन सिद्धांतों की वजह से होते हैं, जो ये मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। तो गैरिसन महोदय ने बताया, इसलिए जो है इन सिद्धांतों को बताया गया कि बच्चों में जो परिवर्तन दिखते हैं वो किन सिद्धांतों के अंतर्गत होते हैं, तो वो इन सिद्धांतों के अंतर्गत है। तो आज हमें इन सिद्धांतों को पढ़ना है। गैरिसन महोदय की बात को याद रखना है कि जब बच्चा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करेगा तो उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन दिखाई देगा, जो कि कुछ निश्चित सिद्धांतों में होंगे, और उन सिद्धांतों को ही हमें आज पढ़ना है। उन्हें ही हम विकास के सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुआ। सिद्धांत का अर्थ क्या है? सिद्धांत का जो जिसको सिद्ध करके अंत किया जा चुका हो वो है सिद्धांत, ठीक है। यानी कि जो बातें सिद्ध हो चुकी हैं और उनका अंत हो चुका है, मतलब सिद्ध करके उन्हें साबित कर दिया गया कि ये सत्य है, तो जो है वो क्या कहलाते हैं? सिद्धांत कहलाते हैं। आज इन्हीं सिद्धांतों को हमें पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। विकास के सिद्धांत, देखिए वैसे तो सिद्धांतों का कोई बहुत से सिद्धांत हैं, लेकिन मेन जो है मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं और यही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन्हीं से संबंधित दूसरे हैं जिन्हें मैं बीच बीच में बताती रहूँगी, आप परेशान मत होइएगा। जो प्रश्न बनते हैं वो इन्हीं सिद्धांतों से बनते हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने लिख रखा है निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, चक्राकार सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत, ठीक है। ये सिद्धांत मैंने आपको सारे पढ़ के सुना दिए, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा हो इसीलिए मैंने पढ़े हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके इनका डिटेल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका निरंतर विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या है? जैसा कि इसका नाम है निरंतर विकास, यानी वह विकास जो हमेशा सतत चलता है, जो हमेशा चलता रहे, कभी खत्म नहीं हो, वो सिद्धांत कौन सा सिद्धांत होगा? निरंतर विकास, ठीक। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहा गया कि विकास जो है वो हमेशा चलता रहता है। जैसे विकास के बारे में मैंने पहले ही बताया, विकास की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा चलते रहती है, यानी गर्भ से कब्र तक, ठीक। गर्भ से कब्र तक जो है ये सिद्धांत आपका चलता है। यानी जो विकास की प्रक्रिया है वो व्यक्ति के गर्भावस्था से लेकर उसकी मृत्यु तक चलती रहती है, हमेशा चलती रहे, कभी खत्म नहीं होती है। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी ये चीज़ें बताई थी, इसलिए ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो बात समझ में आई? जो विकास हमेशा चलता है। देखिए, विकास की गति धीमी या तेज हो सकती है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि विकास बंद हो जाए। ऐसा हो सकता है कि विकास बहुत धीमी गति में होने लगा, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन होगा निश्चित ही। तो ये सिद्धांत यही बात कहता है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब ये जो सिद्धांत है इससे प्रश्न भी बनता है। जैसे इसका डिटेल दे दिया जाता है कि निरंतर कोई भी विकास है वो प्रक्रिया चल रही है, चलते चलते धीमी हो गई, धीमी होने के बाद फिर तेज हो गई, फिर धीमी हो गई, तो ये कौन सा सिद्धांत है? तो आप इसमें बताएंगे निरंतर विकास का सिद्धांत, या किसी मनोवैज्ञानिक की ऐसी कोटेशन दे दी जाए, फिर उससे आपसे पूछा जाए कि ये किस विकास को प्रदर्शित करता है, तो आप जब ये सारे विकास पढ़े होंगे तो आप अपने आप बता देंगे कि किस विकास को प्रदर्शित करता है, बशर्ते इसको आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे,
ठीक है। उसके बाद समझने के बाद भले ही आप नोट्स बना लें, पर समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये ऐसे हैं कि अगर आपने इनको समझ लिया फिर आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो पहला विकास मैंने बताया, वह विकास का सिद्धांत जो है कि निरंतर विकास का सिद्धांत, वह विकास जो निरंतर चलता रहे। निरंतर का मतलब लगातार चलता रहे, कभी खत्म ना हो। वो जन्म गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक होता है, ठीक है। तो यह है निरंतर विकास का सिद्धांत, ठीक। अब दूसरे नंबर पर मैंने लिख रखा विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, ठीक। इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि विकास की गति जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। इसका आप एग्जाम्पल से समझिए। यदि एक ही उम्र के दो बच्चे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप 2 साल के बच्चे लेते हैं, तो क्या वो उनका जो विकास है, उनकी जो ग्रोथ से आप ले लीजिए, अगर उनकी जो वृद्धि है क्या वो एक सी होगी? हो सकता है 2 साल का बच्चा चलने लगे, बोलने लगे, और हो सकता है कि 2 साल का बच्चा नहीं चल पा रहा हो या नहीं बोल पा रहा हो। तो ये सिद्धांत जो है विभिन्न गति का सिद्धांत, वो यही बताता है कि दो व्यक्ति चाहे वो एक एज के हों या फिर अलग अलग एज के हों, उनकी विकास की गति एक सी नहीं हो सकती, अलग अलग ही होगी। लड़के लड़की के विकास में अंतर आपने देखा होगा, लड़कियां जल्दी वृद्धि को प्राप्त होती हैं जबकि बालक इतनी जल्दी वृद्धि को प्राप्त नहीं होते, ठीक है। इसी प्रकार अगर 2 बच्चों को आप ले लेंगे, किसी सेम आयु के लीजिए, अलग अलग आयु के, विकास सबका अलग ही अलग होगा। कभी कभी आप देखते हैं ना कि एक ही उम्र के बच्चे हैं, किसी का बच्चा जल्दी चलने लगा, आप कहते हैं लो एक सी एज है लेकिन हमारा बच्चा नहीं चल पा रहा। तो यही विकास की गति का सिद्धांत है कि सबकी गति अलग अलग होगी, चाहे वो एक आयु के हों, अलग आयु के हों, अलग अलग अवस्थाओं के हों, पर उनकी विकास की गति जो है वो अलग अलग होगी। यही कहलाता है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका विकास क्रम का सिद्धांत। देखिए विकास क्रम के सिद्धांत से क्या समझ में आता है आप सबको, कि विकास जो है वो एक निश्चित क्रम में चलता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई चीज़ उठेगी और कहीं पे ख़त्म हो जाएगी, ऐसा, इसका एक निश्चित क्रम है, ठीक है, क्रम से चलेगा। अब क्रम से मैं आपको उसको समझाती हूँ क्या, कि देखिए जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो पहले भ्रूण बनता है, उसके बाद धड़कन आती है, उसके बाद अंग अंगों का निर्माण होता है। ऐसा नहीं होता कि भ्रूण बन के सीधे जो है पूरा बच्चा बन जाए और उसमें धड़कन, उसमें जान लास्ट में आए, ऐसा नहीं होता। ये एक निश्चित क्रम है कि पहले भ्रूण बनेगा, भ्रूण के बाद बच्चे का धड़कन आएगी, धड़कन के बाद अन्य अंग बनेंगे। ये एक निश्चित क्रम है, ठीक। यही ऐसे जैसे बच्चे का जन्म हो जाता है, जन्म के बाद कभी ऐसा सुना आपने कि सीधा बच्चा बाल्यावस्था को प्राप्त हो गया या सीधा वो 5 साल का हो गया, 5 साल के गुण उसमें आ गया, ऐसा नहीं होता। पहले बच्चे का जन्म होता है, फिर उसकी शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। ये निश्चित क्रम है जो हर मानव प्रजाति जो है, मानव प्रजाति की बात हो रही है, मानव प्रजाति यही फॉलो करती है, विकास का क्रम फॉलो करती है। समझ में आ रहा ना कि पहले बच्चे का जन्म होगा, जन्म के बाद क्या होगा, उसकी शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। ये क्रम निश्चित है, यानी कि विकास जो है वो निश्चित क्रम में चलेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बच्चा सीधे पैदा हुआ और पैदा होने के बाद क्या हुआ कि उसमें सीधे से बाल्यावस्था के गुण आ गए, कि वो एकदम पैदा होते ही चलने लगा, खड़ा होने लगा, ऐसा नहीं होगा। एक निश्चित क्रम है कि पहले बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले बच्चा लेटी हुई अवस्था में होता है, लेटने के बाद धीरे धीरे क्या करता है, वो बैठना सीखता है, बैठने के बाद खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद चलता है। तो ये क्रम है, तो विकास का एक क्रम चलता है। ऐसा हो सकता है कि बच्चा पैदा होते चलने लगे, दौड़ने लगे, ऐसा नहीं होता। तो यही सिद्धांत जो है विकास के क्रम का सिद्धांत कहलाता है, ठीक, निश्चित क्रम में चलना। अब अगर आपसे कोई इस तरह से प्रश्न घुमा फिरा के पूछेगा तो आप बता पाएंगे, उम्मीद मुझे ऐसी ही है। इसके बाद विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत क्या कहता है, विकास की दिशा का सिद्धांत जो है वो क्या कहता है कि विकास जो होता है एक निश्चित दिशा में होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी होने लगेगा, विकास निश्चित दिशा में होगा। इसे कैसे समझेंगे, विकास जो होता है वो हमेशा 2 तरह से होता है। एक तो इसमें बांटा गया है इसको 2 भागों में, शिरोध पदोन्मुखी या लंबवत या समीपस्थ से दूरस्थ दिशा, ठीक, 2 दिशाओं में मतलब विकास होता है। ये मुख्यतः क्या होता है, विकास की दिशा को बताता है कि विकास किस दिशा में चल रहा है, ठीक। तो अब किस दिशा में, ये भी पूछा जाता है आपसे, शिरोध पदोन्मुखी या लंबवत, ठीक। ये अब इसका मतलब क्या है कि बच्चे का विकास हमेशा सिर से पैर की तरफ होगा, ऐसा नहीं होगा कि पैर से सिर की तरफ हो जाए। इसको समझने का प्रयास कीजिए। छोटा बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने के बाद क्या होता है, उसकी गर्दन जो होती है, सबसे पहले उसकी गर्दन हिल रही होती है बच्चे की। जब आप उसे गोदी लेंगे तो उसकी गर्दन भी संभालनी पड़ती है, ठीक है, बच्चे को बहुत संभाल के लेना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो अपने सर का
को स्थायित्व करना सीखता है, सर का संचालन करना सीखता है, अपने सर को साधना सीखता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वह अपने नीचे के शरीर को साधना सीखता है, हाथ पैरों को चलाना सीखता है, फिर धीरे से पैरों को चलाना सीखता है। ठीक है, ऐसे ही तो होता है, धीरे धीरे ऐसे ही तो करता है। इसी प्रकार से क्या होता है कि बच्चों का जो पैरों का संचालन, जब पैरों को चलाना सीखता है तो क्या होता है, तो इससे क्या प्रदर्शित हो रहा है कि कभी आपने ऐसे देखा कि बच्चा पैदा हुआ सीधे पैर, मतलब उसके पैर चलने लगे हों? ऐसा नहीं होता। बच्चे का सबसे पहले वो सर को संभालना सीखता है, यानी सर से उसका विकास प्रारंभ होकर पैरों की तरफ होता है, तो वो विकास कहलाता है शिरोध पदोन्मुखी या लंब। अब सिर से जब पैर की तरफ विकास होगा, ये सर है और ये नीचे जो है ये पैर है, तो जब इधर से इधर की ओर विकास होगा तो ये कैसा विकास है, लंबवत है, इसी को तो लंबवत कहते हैं। तो ये विकास, इसको लंबवत विकास भी कहते हैं। ठीक, या तो विकास की दिशा का सिद्धांत, ये दो तरह से होती है विकास की दिशा का सिद्धांत, एक तो शिरोध पदोन्मुखी, इसी को लंबवत विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। क्योंकि हो सकता है सीटेट के पेपर में अक्सर क्या करते हैं, घुमा घुमा के पूछते हैं, ये नाम देंगे ही नहीं विकास की दिशा का सिद्धांत, आपको सीधे से देंगे शिरोध पदोन्मुखी या लंबवत। ठीक, ये दे देंगे तो आप कंफ्यूज होंगे कि हमने तो खाली यही पढ़ा, इसीलिए मैंने सारे नाम लिख दिए हैं। ठीक है, यानी कि सर से पैर तक पैर की ओर जो विकास होता है इसे कहते हैं शिरोध पदोन्मुखी या लंबवत विकास। ठीक है, एक तो विकास ये हो गया। दूसरा है समीपस्थ से दूरस्थ की ओर। इसका मतलब क्या होता है कि जो मिड, मतलब केंद्र से, शरीर के केंद्र से दूर की ओर विकास हो। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कैसे, कि जब बच्चा क्या करता है, सबसे पहले अपने मध्य के हिस्से का संचालन सीखता है। इसके बाद क्या होता है, इस हाथ का, यदि वो इस हाथ का संचालन सीख रहा है तो पहले इस हिस्से का संचालन सीखेगा, फिर इसका सीखेगा, फिर हथेली का सीखेगा, फिर उंगलियों का संचालन सीखेगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पहले वो उंगलियां चलाने लगे, हाथ ये सब बाद में चलाए? देखिए, छोटी छोटी बातें जब हम बहुत ध्यान से इनको गौर करेंगे तब हमें ये चीज़ें समझ में आएंगी, ऐसे हमें समझ में नहीं आएंगे, ऐसा लगेगा कि ऐसा नहीं होता, पर ऐसा ही होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब बच्चे का निर्माण कार्य शुरू होता है, गर्भावस्था, अब आप दूसरे उदाहरण से समझिए, गर्भावस्था में बच्चे का निर्माण कार्य शुरू होता है, तो जब उसका ये धड़ बन जाता है तो ऐसा तो नहीं होगा कि पहले नीचे से उंगलियां अलग से बनने लगेंगी, फिर ये हिस्सा बनेगा, फिर ये बनेगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जब ये उसके धड़ का हिस्सा बन जाता है, तब उसके बाद मान लीजिए बाँह बनी, तो ये बाँह बनेगी तो पहले ये हिस्सा बनेगा, फिर निचला हिस्सा बनेगा, तब ये हथेली बनेगी, तब उंगलियां बनेगी। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये केंद्र से दूर की ओर जा रहा है। ये है हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारे शरीर का केंद्र है, और केंद्र से ये हाथ, अगर इसका विकास आप देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो अगर रीढ़ की हड्डी से ये हिस्सा बना, फिर ये हिस्सा बना, फिर ये हिस्सा बना, फिर उंगलियां बनी, तो ये दूर हो रहा है ना, कि पास आ रहा है। तो ये क्या होगा, समीपस्थ से दूरस्थ की ओर, यानी कि केंद्र से ये चीज दूर जा रही है, इसलिए इसे कहा जाता है समीपस्थ से दूरस्थ की ओर का सिद्धांत। ठीक है, अब बात समझ में आ गई ना। देखिए, इस सिद्धांत को किसी किसी बुक में अलग से दे रखा है। ठीक है, विकास की दिशा का सिद्धांत, और इस सिद्धांत को अलग से दे रखा है, लेकिन ये इसी का एक भाग है, क्योंकि ये दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसका एक भाग है। फिर भी मैंने आपको समझा दिया, ताकि अगर परीक्षा में कैसे भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। समीपस्थ से दूरस्थ मैंने क्या बताया, रीढ़ की हड्डी से जब हमारा कोई अंग इधर की ओर बन रहा है तो ये रीढ़ की हड्डी से दूर हट रहा है, तो इसलिए इसे समीपस्थ से दूरस्थ का सिद्धांत कहते हैं। भाई, पहले ये हिस्सा बन रहा है, फिर ये हिस्सा बन रहा है, फिर हमारा ये हिस्सा बन रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई आप सबके? ठीक है, इसके बाद विकास की दिशा का सिद्धांत आप सबको समझ में आया होगा। अब आता है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक, अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, इसी सिद्धांत को अनुक्रम या अनुसरण का सिद्धांत कहते हैं। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा, अनुसरण या अनुक्रम यानी किसी का अनुसरण करना, ठीक, किसी की तरह होना। ठीक, ये चीज है। समान प्रतिमान क्या होता है, प्रतिमान को इंग्लिश में कहते हैं मॉडल। ठीक है, यानी किसी की तरह, जब आप किसी की तरह बनने का प्रयास करते हैं तो कहते हैं ना कि वो व्यक्ति हमारे लिए मॉडल है। तो वही सिद्धांत ही कह रहा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, समान प्रतिमान का मानव जाति है। ठीक है, मानव जाति है, उसका जो भी बालक हो, मानव जाति जो है उसका, चाहे बालक उत्पन्न हो, बालिका उत्पन्न हो, उनका विकास जो है वो मानव जाति के समान ही होगा। आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें कि देखिए, मानव, आपको पता है कि मानव का बच्चा होगा तो उसके 2 पैर होंगे, 2 हाथ होंगे, 2 आंखें होंगी और 2 पैरों पर चलता होगा। ये तो सब जानते हैं ना, बाहरी रचना तो सबको ही पता है। अब ये मानव चाहे भारत का हो, चाहे विदेश का हो, चाहे अमेरिका, चाहे कहीं का भी हो, ये प्रतिमान कायम रहेगा। यानी कि ये सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक प्रजाति
अपने प्रतिमान का अनुसरण करती है। ठीक, जैसे मानव प्रजाति है तो वो मानव की तरह ही विकसित होगी। ऐसा नहीं होगा कि मानव का बच्चा उसको 4 पैरों पर उसके हो जाए या 4 हाथ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसी मानव की प्रजाति है, अब यही बात पशुओं पर भी लागू होती है कि अगर किसी पशु का बच्चा है, जैसे मान लीजिए बिल्ली का बच्चा है, ठीक है, तो बिल्ली का बच्चा बिल्ली की तरह होगा। संसार में कोई भी बिल्ली होगी उसका बच्चा बिल्ली की तरह ही होगा, ना कि बिल्ली का बच्चा कुत्ते की तरह हो जाएगा। वो करेगा तो म्याऊं की आवाज, ना कि भौंकने लगेगा। तो ये जो है प्रतिमान यही कहता है कि कोई भी प्रजाति हो, चाहे मानव प्रजाति हो चाहे पशु प्रजाति हो, वह अपनी प्रजाति के अनुरूप ही विकसित होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कोई पशु है वो मानव की तरह बोलने लगे, चलने लगे, ऐसा नहीं होगा। वो पशुओं की तरह ही भांति विकसित होगा, और यदि मानव है तो वो मानव की तरह विकसित होगा। तो ये अनुसरण और अनुक्रम, इस सिद्धांत, इस नाम से भी ये जो है सिद्धांत पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि समान प्रतिमान के सिद्धांत को ही अनुक्रम या अनुसरण नाम से भी आप समझ सकते हैं। अगर अनुसरण कर रहा है तो इसका मतलब किसी चीज का अनुसरण कर रहा, मानव जाति मानव का ही अनुसरण तो करेगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। इसके बाद आता है आपका वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। ठीक, क्या आया? वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति में अपनी भिन्नता होती है। ठीक है, अब इस बात को आप समझिए, प्रत्येक व्यक्ति अपनी एक भिन्नता रखता है। कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, ये बात सबको पता है। अब क्या ये सिद्धांत कहता क्या है कि देखिए, ये कह रहा है कि चाहे आप 2 बालक ले लीजिए या 2 बालिकाएं ले लीजिए, या फिर एक बालक एक बालिका ले लीजिए, चाहे एक ही माता पिता की संतानें लीजिए या जुड़वा बच्चे ले लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल सेम हो, मतलब बिल्कुल एक जैसे हों। कुछ ना कुछ अंतर उनमें जरूर होगा। अगर जुड़वा बच्चे, उनकी शक्ल जैसे हम शक्ल, आपने जुड़वा बच्चे भी देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे तो टीवी में देखे होंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल सेम टू सेम जुड़वा बच्चे, तो उनमें कुछ भी डिफरेंस होगा ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर रखता है, और उसी हिसाब से उसका विकास भी होता है। जैसे एक ही माता पिता की 2 संतानें हैं, 2 पुत्र हैं, तो क्या दोनों पुत्र, अगर एक पुत्र जो है बहुत पढ़ाई में अच्छा हो गया तो क्या जरूरी है दूसरा पुत्र भी वैसा ही होगा? ये जरूरी तो नहीं। तो कुछ ना कुछ भिन्नता उनमें जरूर होती है, और ये सिद्धांत यही बात करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी भिन्नता रखता है, एक दूसरे से कुछ ना कुछ भिन्नता लिए ही विकास की प्रक्रिया को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 व्यक्ति बिल्कुल सेम हो जाएं, उनमें कुछ भी अंतर ही ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति, चाहे वो एक माँ बाप के हों, अलग अलग हों, कैसे भी हों, तो बस ये सिद्धांत यही बात बताता है। ठीक है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत समझ में आ गया। मेरी बात समझिएगा, कुछ भी समझ में नहीं आता है, मैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहती हूँ जो आपको सब कुछ समझ में आए। फिर भी अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो फौरन बताइए कमेंट के माध्यम से, ताकि मैं उनको दूर कर सकूं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आपका वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। देखिए, इसको समझिए, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये हमारे टॉपिक में, हमारे जो सिलेबस है उसमें अलग से टॉपिक है, जिसको मैं अलग से भी पढ़ाऊंगी डिटेल से, लेकिन यहाँ पर समझना जरूरी है क्योंकि ये विकास का सिद्धांत भी है। देखिए, वंशानुक्रम और वातावरण का जो है हमारे विकास की प्रक्रिया में बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसा ये मतलब नहीं कह सकते कि खाली वंशानुक्रम ही जरूरी है या फिर क्या कहते हैं वातावरण ही आवश्यक है, ये नहीं। इन दोनों का गुणनफल, ठीक है, इनका गुणात्मक प्रतिरूप जब विकास की प्रक्रिया के साथ चलता है, तब विकास की प्रक्रिया जो है वो अच्छी तरह से बालक की होती है। अगर आप किसी को एक अच्छा वातावरण दे देंगे और वो अपने फैमिली बैकग्राउंड में अच्छा नहीं है, तो क्या उसका विकास परिपूर्ण रूप से हो पाएगा? ऐसा नहीं होगा। और किसी की फैमिली बहुत अच्छी है पर उसका वातावरण ठीक नहीं है, तो क्या उसका विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसे हम उदाहरण समझते हैं कि देखिए, पहले हम वंशानुक्रम को समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत हष्ट पुष्ट स्वस्थ उच्च बुद्धि वाले माता पिता हैं, उनकी संतान है, तो उनसे भी उच्च बुद्धि का होना चाहिए, वंशानुक्रम यही कहता है। यदि वो उच्च बुद्धि का है, वो बच्चा उच्च बुद्धि का हो जाता है, लेकिन उसे वातावरण ऐसा मिलता है, जैसे कि उसका स्कूल ऐसा है कि वहाँ पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है, या वहाँ पर जो है बच्चों के आचार विचार अच्छे नहीं हैं, उसका घर का माहौल ऐसा है कि बच्चों को ये जो अच्छा ना कहा जाए ऐसा माहौल है, तो क्या वो बच्चा उस उच्च बुद्धि का रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि वो वैसे माहौल में रहेगा, वैसी चीज़ों को सीखेगा, इसलिए वो जो है उस विकसित अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा जिसे करनी चाहिए। ठीक है, ये तो ही वंशानुक्रम की बात। ठीक, अब हम वातावरण पर आते हैं। ठीक है, वातावरण पर जैसे कि मान लीजिए वातावरण बहुत अच्छा है, किसी जगह का वातावरण स्कूल का बहुत अच्छा है, घर का अच्छा है, लेकिन उस बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड, उसके माता पिता अच्छे परिवेश से नहीं है,
बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, सभ्य नहीं है, ठीक है, उन्हें उतना ज्ञान नहीं है जैसा होना चाहिए, और उनका बच्चा है पर उसे वातावरण बहुत अच्छा दिया जा रहा है, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, घर के माहौल को भी बहुत अच्छा किया जा रहा है, तो क्या वो उस विकास को प्राप्त कर लेगा? नहीं प्राप्त कर लेगा, क्योंकि माता पिता के कुछ ना कुछ गुण तो बच्चे में आएंगे ही, तो वो पूरी तरह से उस विकास को प्राप्त नहीं कर सकता है जो उसे करना चाहिए। ये कब संभव होगा? जब इन दोनों का गुणनफल हो, मतलब बच्चे को वंशानुक्रम से भी अच्छी चीजें प्राप्त हो और वातावरण भी उन्हें अच्छा प्राप्त हो, तब कैसे उनका विकास होगा? उनका विकास उस सीमा तक होगा जैसा कि होना चाहिए, यानी कि उनमें जो भी विकास की प्रक्रिया होगी वो सफलता से पूर्ण हो पाएगी। समझ में आ रहा है? वंशानुक्रम और वातावरण जो है, विकास जो है, इनका गुणात्मक प्रतिरूप है। इन दोनों का जब मिला जुला रूप होगा, अच्छे से गुणनफल होगा, तभी विकास की प्रक्रिया संभव है। ठीक है, ये वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया, मतलब ये आपस में जो क्रिया करते हैं मिलकर। बात समझ में आ रहा है? किसी चीज का गुणा करते हैं तो गुणा करने में क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन कर वो उसके मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तभी तो उत्तर आता है, तभी तो सही उत्तर आएगा। अब अगर आप अलग अलग दो संख्याओं को लिख देंगे तो क्या उनका उत्तर आप प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब उनका आपस में गुणा करेंगे तभी तो वो प्राप्त होगी उत्तर। तो वही बात यहाँ है कि जब वातावरण और वंशानुक्रम आपस में अंतः क्रिया करते हैं, ठीक है, वातावरण भी अच्छा और वंशानुक्रम से भी हमें अच्छा ही प्राप्त हो रही है, तो हम इनका विकास अच्छी तरह से होगा। ठीक, बात क्लियर हो गई। इसके बाद आता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या होता है? देखिए, मैंने बताया सिद्धांत के क्षेत्र जो है उसमें शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, चारित्रिक विकास है, विकास के कई पहलू हैं। ये परस्पर संबंध का सिद्धांत इन्हीं से संबंधित है कि ये सारे पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सब विकास जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही इसीलिए इसका नाम रखा गया परस्पर संबंध का सिद्धांत। ऐसा नहीं है कि ये सारे अलग अलग हैं। क्यों? अब आप इसको समझिए। मान लीजिए आपने किसी बच्चे को लिया, उसका कुपोषण का वो शिकार है, उस बच्चे का जो है शारीरिक विकास बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है और वो कुपोषण को प्राप्त है। अगर वो बच्चा कुपोषित है, उसका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो क्या उसका मानसिक विकास, उसकी बुद्धि उसी स्तर के कार्य करेगी? अगर आप उसे पढ़ने बिठा लेंगे तो क्या उसका शरीर साथ नहीं देगा पढ़ने के लिए? तो क्या उसका मानसिक विकास वैसा ही हो पाएगा? वो खेलने कूदने में मन लगा पाएगा? क्योंकि उसका शरीर तो स्वस्थ है ही नहीं। जब वो खेल कूद नहीं रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है, वो और क्रियाओं को नहीं कर रहा है, तो फिर क्या उसका मानसिक विकास उस स्तर का होगा? आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। नहीं होगा ना। फिर जब उसमें ये मानसिक क्रियाएं नहीं होंगी तो क्या उसके संवेग उस स्तर तक उस प्रभावी हो पाएंगे जैसे उनको होना चाहिए? नहीं होंगे। तो ये सारे जो इतने भी आपने पहलू सुने हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सारे एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। यदि कोई बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है, ठीक है, वो मतलब मंद बुद्धि है, तो क्या उसका शारीरिक विकास भी वैसा ही होता है? नहीं हो सकता है। फिर क्या उसके संवेग, जब वो मंद बुद्धि है तो क्या उसके संवेगों का परिपूर्ण रूप से विकास हो पाएगा? वो तो मंद बुद्धि बच्चा है, क्या वो संवेगों को अच्छी तरह से समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो बस ये जो 8वें नंबर का परस्पर संबंध का सिद्धांत है, ये यही कहता है कि ये सारे सिद्धांत परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं और ये जो सारे क्षेत्र हैं एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर एक प्रभावित होगा तो दूसरा अपने आप प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, अगर शारीरिक विकास किसी बच्चे का प्रभावित हो रहा है तो उसका मानसिक विकास भी प्रभावित होगा, उसका संवेगात्मक विकास भी प्रभावित होगा, उसका हर पहलू विकास का प्रभावित हो जाएगा। यही ये परस्पर संबंध का सिद्धांत कहता है। ठीक है, अब आता है एकीकरण का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है? मतलब किसी चीज का एकीकरण करना। क्या होता है कि बच्चा जो है पहले पूरे शरीर को संचालन करना सीखता है, ऐसा नहीं कि वो अलग अलग अंगों का संचालन करना सीखता है। ये सिद्धांत यही बात कहता है कि पहले वो पूरे शरीर का संचालन करना सीखता है, फिर एक अंग का संचालन सीखता है और उसके बाद अंगों के भागों का संचालन सीखता है। कैसे? उदाहरण के लिए समझिए, जब आपने छोटे बच्चे के आगे, जो अभी चल फिर नहीं पा रहा है, सिर्फ खिसकने की प्रक्रिया जानता है, उसके सामने आपने कोई चीज रख दी, ठीक है, और भले ही उसका हाथ उस चीज तक पहुंच जाएगा, लेकिन वो हाथ बढ़ाकर उस चीज को नहीं लेने का प्रयास करता, वो पूरा खिसक कर उस चीज को लेने का प्रयास करता है। जब वो थोड़ा खिसक लेता है, उसके बाद क्या करता है? हाथ को बढ़ाकर उंगलियों से उसे उठाने का प्रयास करता है। यही तो होता है प्रक्रियाओं को। अगर बच्चों की आपने कभी ध्यान से देखा हो तो ऐसा ही होता है। पहले वो पूरे शरीर से खिसकने का प्रयास करके फिर हाथ को बढ़ाएगा, फिर उंगलियों से उस चीज को उठाने का प्रयास करेगा।
तो यही एकीकरण का सिद्धांत है कि पहले पूरे शरीर पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर अंगों पर करता है, फिर अंगों के भागों पर करता है। यानी कि पहले उसने पूरे शरीर का संचालन सीखा, उसके बाद हाथ का संचालन सीखा, फिर उसने जाना कि हाथ के संचालन के साथ उंगलियां भी काम करती हैं। तो यही सिद्धांत क्या कहलाता है? आपका एकीकरण का सिद्धांत। ठीक, समझ में आ रहा है ना? इसके बाद आता है आपका चक्राकार सिद्धांत, या इसे वर्तुलाकार का भी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, यानी विकास का चक्राकार सिद्धांत या विकास का वर्तुलाकार सिद्धांत। तो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आप समझ लीजिएगा, वर्तुलाकार का सिद्धांत। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत ये कहता है कि विकास की गति सीधी रेखा में नहीं होती, वो चक्राकार होती है। यानी विकास जो है ऐसे सीधी रेखा में नहीं चलता है, ये इस तरह से चलता है। आपको दिख रहा होगा, देखिए इस तरह से चलता है। विकास कभी सीधी रेखा में नहीं चलता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये धीमी या तेज हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए विकास अब ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा शैशवावस्था में चल रहा है तो उसका विकास सीधा सीधा चलता रहेगा। हो सकता है कभी उसकी विकास की गति धीमी हो जाए, कभी तेज हो जाए, कभी धीमी हो जाए, कभी तेज हो जाए, इस तरीके से हो जाए। तो ये जो है चक्राकार आकार का हो जाता है, ना कि ये सीधी रेखा में चलता है। ये सिद्धांत है, इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे विकास की गति का, तो वो सीधी रेखा में न बनकर वर्तुलाकार या चक्राकार आकार का बनेगा। इसके साथ ही सिद्धांत ये भी बताता है कि ऐसा नहीं कि बच्चे की सिर्फ लंबाई बढ़ रही है, उसकी चौड़ाई नहीं बढ़ेगी। ठीक है, उसका वजन नहीं बढ़ेगा। ये सिद्धांत ये भी कहता है कि जो है बच्चे की लंबाई के साथ साथ उसका जो है चौड़ाई भी बढ़ेगी, उसका वजन भी बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगी। इसलिए जो है जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो चक्राकार या वर्तुलाकार आकार का बनेगा। ये क्या है? आपका विकास का चक्राकार या वर्तुलाकार का सिद्धांत। इसके बाद 11वां सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक, इस सिद्धांत में क्या कहते हैं? देखिए, ये कह रहा है कि बच्चा, ये सिद्धांत क्या बताता है कि बच्चा पहले सामान्य चीज़ों को सीखता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो विशिष्ट क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। ठीक, इसे हम कैसे समझ सकते हैं? ये देखिए, बच्चा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, बच्चे ने जन्म लिया, जन्म के बाद उसको लेटाया जाता है, लेटने के बाद क्या करता है? बैठना सीखता है, बैठने के बाद खिसकना सीखता है, खिसकने के बाद खड़ा होता है, और खड़े होने के बाद चलना सीखता है, चलने के बाद वो दौड़ना चीज सीखता है। तो लास्ट की क्रिया क्या है? दौड़ना। और दौड़ना एक प्रकार की विशिष्ट क्रिया है, ना कि ऐसा कभी होता है कि बच्चा उठ के दौड़ने लगे, नहीं होता ना। तो सबसे पहले उसने अपनी सामान्य क्रिया लेटना सीखा, उसके बाद बैठना सीखा। ये सारी सामान्य क्रियाओं को करते करते लास्ट में वो पहुंचा कहाँ पर? दौड़ने पर। ठीक, तो ये क्या हुआ कि सामान्य क्रिया से विशिष्ट क्रिया की ओर चल रहा है। जब हम बच्चे को पढ़ना सिखाते हैं, जब उसका प्रारंभिक स्कूल प्रारंभ होता है, उसे पढ़ना सिखाते हैं, तो क्या सबसे पहले हम उसे शब्दों को पढ़ना सिखा देते हैं? ऐसा तो नहीं करते ना। सबसे पहले हम उसे अक्षरों को पढ़ना सिखाते हैं, उसे वर्णों का ज्ञान कराते हैं। जब वो उसे वर्णों का ज्ञान हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं? उसे 2 शब्दों का ज्ञान कराते हैं। मतलब जैसे कि हमने उसे जा और ला शब्द वर्ण सिखाए, फिर हम उससे बताते हैं किससे जल बनता है। ठीक है, शब्द सिखाए, फिर शब्द सिखाकर हम उसे क्या सिखाते हैं? वाक्य सिखाते हैं, फिर वाक्य सिखाकर हम उसे पद सिखाते हैं। ना कि हम ऐसा करते हैं सीधे उसके सामने एक लंबा सा सेंटेंस या पद लिख दिया और उससे कहते हैं पढ़ो। अगर ऐसा हम करेंगे तो क्या वो बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। धीमे धीमे, यानी सामान्य सी बातें, यानी हम उसे पहले वर्ण सिखा देंगे, उसके बाद शब्द, उसके बाद वाक्य और उसके बाद पद, यही तो सिखाएंगे, तब वो बच्चा सीखेगा। यानी बच्चा जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या करता है? विकास की प्रक्रिया को संपन्न करता है। तो ये है विकास के सिद्धांत, जो मतलब मेन थे। मतलब मेन कहते हैं, यही सिद्धांत मेन रूप से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अब इन जो सिद्धांत हैं, इनसे जो प्रश्न बनते हैं वो कैसे बनते हैं कि इनके डिटेल दे दिए जाते हैं इन सिद्धांतों को। जैसे मैंने आपको डिटेल से समझाया, वैसे ही मान लीजिए आपसे यही पूछ दिया कि बच्चे को पहले हमने पद सिखाया, ठीक है, पहले हमने उसे वर्ण सिखाया, विभाग, तो ये किस सिद्धांत को प्रदर्शित कर रहा है? तो आप बताइए, सामान्य से विशिष्ट की ओर प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कह दें कि बच्चे का विकास जो है सर से पैर की ओर हो रहा है, तो आप बता देंगे विकास की दिशा का सिद्धांत या सिरोपदोन्मुखी। अगर ये आपसे ये कह दे कि बच्चे की पहले रीढ़ की हड्डी बनती है, फिर ये बनता है, जैसे मैंने आपको उदाहरण से बताया, यही पेपर में डिटेल में बताए जाते हैं। और जो है आपसे पूछ दिया जाता है कि ये कौन सा सिद्धांत है। अगर इन सिद्धांतों को आपने पढ़ा है तो आप इनकी निश्चित रूप से इनके उत्तर को दे पाएंगे। ठीक है, जैसे निरंतर विकास के सिद्धांत को परिवर्तनशीलता का भी सिद्धांत कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, शायद मैंने आपको बताया नहीं। इसे परिवर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा एक अवस्था से
कौन से सिद्धांत की बात हो रही है? निरंतर विकास के सिद्धांत की। मान लीजिए शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आया, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होता है। ये हो सकता है कि उसकी परिवर्तन की गति तेज हो या धीमी हो, पर परिवर्तन जरूर होगा। इसलिए इस सिद्धांत को परिवर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं, याद रखिएगा। आपसे अगर पूछ दिया जाए निरंतर विकास का सिद्धांत नहीं दिया हो, परिवर्तन का सिद्धांत दे दिया हो, तो यही परिवर्तन का सिद्धांत है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद विकास, ये तो बता दिया। विकास क्रम के सिद्धांत में एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, वो भी बताना चाहूंगी। इसमें क्या है कि पियाजे महोदय हैं और एमएस, कौन कौन से हैं? पियाजे और एमएस, इन्होंने बताया, पियाजे महोदय ने, किस सिद्धांत की बात मैं कर रही हूँ? विकास क्रम का सिद्धांत। पियाजे और एमएस महोदय थे, उन्होंने बताया कि जो है इसमें बच्चे का गामक या भाषा संबंधी विकास आता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बच्चे का गामक या भाषा संबंधी विकास है, वो किस सिद्धांत के अंतर्गत है? तो विकास क्रम के सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, इसमें इन्होंने प्यारे महोदय ने बताया कि यदि बच्चा कोई 3 साल का है, उससे आप कहते हैं कि आप एक गोला बना दीजिए, तो वो हमेशा वृत्त को उल्टा बनाएगा। उल्टे का अर्थ समझते हैं आप क्या होता है? उल्टे का अर्थ है कि बच्चे को एंटी क्लॉक वाइज बनाएगा, मतलब कि घड़ी की दिशा के विपरीत। घड़ी की दिशा कैसे चलती है? ऐसे चलती है। ठीक है, इस तरह से चलती है। लेकिन अगर आप 3 साल के बच्चे से कहेंगे कि आप एक वृत्त बना दीजिए, तो बजाय इस तरह से बनाने की ऐसा शुरू करेगा, इधर से घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से घुमाएगा। ठीक, अब उसके बाद अगर जब वो 5 साल का होगा तब आप उससे कहेंगे तो वो फिर क्लॉकवाइज घुमाने लगेगा। ठीक है, ये 3 साल का है, ये है 5 साल का। ठीक, इसके बाद अगर आप 6 साल के बच्चे से कहेंगे तो फिर हो सकता है वो उल्टा घुमाए, फिर सीधा घुमाए। इस तरह से बच्चा जो है एट लास्ट ये जानता है कि वृत्त जो है सीधा बनता है। ठीक है, ये कौन बता रहा है? ये पियाजे महोदय बता रहे हैं। और एमएस महोदय बताते हैं कि भाषा संबंधी जो विकास है, जब बच्चा जब पैदा होता है तो वो क्या जानता है? सिर्फ क्या जानता है? रोना जानता है। ठीक है, रोना ही तो जानता है जब बच्चा पैदा होता है। पैदा होते बोलने तो नहीं लगता। फिर कुछ दिन जब वो 3 महीने का होता है तो वो थोड़े थोड़े शब्दों जैसे कि गूं गां इस तरह के शब्द बोलने लगता है, अनेक प्रकार की आवाजें करने लगता है। ठीक है, फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता जाता है, 6-7 महीने का होता है, तो अपने माता पिता को वो बा पा दा इस तरह के शब्दों से संबोधित करने लगता है। तो ये सिद्धांत कौन से होंगे? ये विकास क्रम का सिद्धांत होगा। ऐसा नहीं होगा कि बच्चा पैदा होते ही अपने पापा मम्मी को हेलो पापा हेलो मम्मी करने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चा धीरे धीरे ही सीखता है। तो ये क्रम है एक, कि पहले वो रोना सीखेगा, रोने के बाद कुछ अजीब सी आवाज़ें करेगा, फिर कुछ शब्दों को बोलेगा, फिर अपने माता पिता बाबा दादी को कुछ संकेतक शब्द जैसे पा दा माँ इस तरह से संबोधित करने लगेगा। तो ये सिद्धांत कौन सा होगा? ये होगा विकास क्रम का सिद्धांत। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं और मैंने शायद आपको ये नहीं बता पाया था, इसलिए मैं इसको फिर से बता रही हूँ। ठीक है, बाकी सारे सिद्धांत मैंने आपको बता ही दिए। कुछ भी कंफ्यूजन होगा आप फौरन पूछेंगे, मैं फौरन बताऊंगी। ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि बालक के जो विकास है इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ठीक है, देखिए ये जो कारक हैं वो लगभग एक रूप से कहना चाहिए कि एक एक चैप्टर ही है पूरा। ठीक है, तो हम इसे इधर डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मैं आपको बता दे रही हूँ कि लगभग कौन कौन से कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं किसको? बाल विकास को। और फिर जब हम एक एक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। वंशानुक्रम, वातावरण, ये पहले कारक हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, क्या कहते हैं, वो भी प्रभावित करती हैं बालक के विकास को। ठीक है, वातावरण, बुद्धि, लिंग भेद, ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल से बताऊंगी। जैसे जैसे चैप्टर आगे पढ़ते जाएंगे इन चीज़ों को अपने आप क्लियर पाएंगे। ठीक है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। और यहाँ मैंने आपको विकास के सारे सिद्धांतों के बारे में समझा दिया है। कोई भी कन्फ्यूज़न होगा आप पूछेंगे, मैं बताऊंगी, पर पूछेंगे ज़रूर। समझ में आया या नहीं आया ये प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए, ताकि मुझे भी पता चले कि समझ में आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, और मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।